हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा आप सभी ने कहा था मुझसे कि सर प्लीज़ फुल चैप्टर का वीडियो अपलोड करिए, तो मैं एक एक चैप्टर करके सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा, है ना। आप सभी इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और कि अगर आप इस वीडियो को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन अपने साथ रखेंगे, ताकि जो भी जरूरी कंटेंट हो, कुछ अगर जरूरी बातें हो तो आप उसे सेम टाइम पे नोट कर सके। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे चल के हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के नाम से। उसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग जनरली लाइट के बारे में ही पढ़ते हैं। आगे चल के इसके दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस दोनों ब्रांच में से एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट ब्रांच क्या है? रे ऑप्टिक्स, और दूसरा ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो रियल में इस रे ऑप्टिक्स का पार्ट है ना। वेव ऑप्टिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। वास्तव में ऑप्टिक्स चैप्टर आपको सीधे 10 के बाद अब कहाँ मिलने वाला है? क्लास 12th में। तो जो भी बच्चे साइंस लेंगे वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि हम लोग लाइट के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो लाइट के पास में दो अलग अलग नेचर होते हैं। एक उसका होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है उसका वेव नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर के सारे जो गुण होते हैं उसके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं वो कहाँ पढ़ाई करते हैं? रे ऑप्टिक्स में, है ना। इसमें हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। और जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है, इसमें लाइट की जो वेव प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर बातें करते हैं, यानी इसमें लाइट के वेव प्रॉपर्टीज के बारे में बातें की जाती है। तो फिलहाल हमें क्लास 10 में वेव प्रॉपर्टीज के बारे में यानी वेव ऑप्टिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स के बारे में। वो भी रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, इसमें कई सारी चीजें पढ़नी होती है, बट आपको उसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ना है, ठीक है, जिसमें क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए समझते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत में। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट होता क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो लाइट के बारे में अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज लाइट, तो आप उन्हें सिंपली एक आंसर दे सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। हालांकि आगे चल के और भी टेक्निकल डेफिनेशंस बनते हैं, बट अभी आपको उतने टेक्निकल लेवल पर बातें नहीं करनी। आप सिंपली लाइट के बारे में क्या जानेंगे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी का फॉर्म हमें किस चीज में मदद करता है? ये हमें देता है सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन यानी ये चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट इस पर कहीं किसी सोर्स से आकर पड़ता है, और यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों तक पड़ता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग बेसिक बात करते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। आप चाहो तो इसका डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। इसके साथ ही साथ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए। हालांकि आपकी किताब में एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत सीधे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हुई है, पर छोटी छोटी बातों को जानना थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए मैं पहले उस बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट के पास में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट को अगर कभी भी आपने एक लेजर लाइट जलाया होगा
तो उससे जो निकलने वाला पेंसिल या बीम ऑफ लाइट जो होता है वो बिल्कुल कैसे ट्रेवल करता है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। कभी ऐसा हुआ कि हम लोग सामने टॉर्च जलाएं और लाइट लहराते हुए इधर से कहीं मुड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो हमेशा कैसे पाथ में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। यानी कि अगर मान लेते कि हमारे पास एक टॉर्च है, तो इसके जो भी बीम्स निकलते हैं वो बिल्कुल कैसे जाते हैं? स्ट्रेट। कैसे जाते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसा कि नाम से पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं और इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाए जाते हैं, है ना। उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग बातें नहीं करेंगे, बस हम लोग लिखेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है EMW, है ना, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। वास्तव में आगे चल के आप पढ़ेंगे कि लाइट जब भी आगे ट्रेवल करता है तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ ट्रेवल करते हैं और तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए कि लाइट अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो लाइट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि वेव के फॉर्म में आगे चलता है ना। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि लाइट की मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है? उधर है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐसे चलता है। ये क्या है? लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि आप देख रहे हो कि लाइट के मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, अगर हम मान ले इसको एक्स एक्सिस, क्या मान ले? एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रहा है? ऊपर नीचे। कैसे चल रहा है? ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या ये वाई एक्सिस को कवर कर रहा है ना। एक और भी एक्सिस होता है जो होता है जेड एक्सिस। क्या होता है? जेड एक्सिस। जैसे आपने इधर बनाया एक्स एक्सिस, इधर बनाया वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड से आपकी तरफ होगा, यानी इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक्स की डायरेक्शन ये है, वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस किधर होगा? इधर की तरफ होगा, है ना। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो बिल्कुल इस तरह से ट्रेवल करता है। जैसे लाइट चल रहा है आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऊपर नीचे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा? दाएं बाएं, है ना। आप डायग्राम में देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा फिगर में, है ना। ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। आपको इस फिगर को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि लाइट बिल्कुल आगे की ओर चल रही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे लहराते हुए चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है इसके पास में, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कोई आपसे सवाल पूछ ले कि लाइट के वेलोसिटी के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? तो 90 डिग्री। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसके मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का डायरेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री। जैसा भी मैंने क्या बताया कि तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्लास 9 में साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ा था, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, अगर वो कहीं ट्रेवल करता है तो उसे चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। बट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने कहा कि मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, अगर मीडियम ना हो तो भी लाइट चलेगा। जैसे सन से लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है ना, तो हमारे अर्थ के कुछ किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें
हवा एक मीडियम के तौर पे अवेलेबल होता है। बट सोचिए कि स्पेस में क्या है, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, बट लाइट फिर भी सन से ट्रेवल करते हुए हमारे अर्थ तक आती है। इट मीन्स लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता, जरूरत नहीं है मतलब वो बिना मीडियम के ट्रेवल भी कर सकता है। और अगर कोई मीडियम मिल जाए जो ऑप्टिकल मीडियम हो तो उसमें भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट की स्पीड क्या सारे मीडियम में सेम होगी? अगर मान लेते हैं कि लाइट को अगर हम वाटर में अगर हम एक टॉर्च जलाएं तो क्या पानी के अंदर भी रोशनी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर हम लाइट को ग्लास में अगर डालें तो ग्लास में भी लाइट आगे ट्रेवल करेगी? बिल्कुल करेगी। इसी तरह से लाइट अगर एयर में ट्रेवल करवाएं तो एयर में भी ट्रेवल करती है। बट ये तीनों मीडियम अलग अलग हैं। एयर अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है, ग्लास अलग मीडियम है। इसी तरह से लाइट जब अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है ना। अब वो स्पीड कैसे, किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, ये सब अभी हम लोग आगे बातें करेंगे, है ना। फिलहाल जनरल तौर पर जब हम लोग लाइट को जलाते हैं, अगर हम लोग कभी अपने घरों में टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च मान लेते किसी दीवार पर पड़ा या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और हमारे लाइट सोर्स के बीच में मीडियम कौन सा होता है? एयर। तो जनरली हम लोग एयर में होते हैं। और अगर एयर नहीं है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो सबसे पहले ये समझना है कि लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो जनरल तौर पर हमारे लिए जो मीडियम होता है हमारे आसपास वो होता है एयर। वो क्या होता है? एयर। और अगर एयर भी ना हो तो क्या होगा? वैक्यूम। क्या होगा? वैक्यूम। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चाहे मीडियम एयर हो या एयर ना हो तो क्या होगा? वैक्यूम होगा। और ये दोनों मीडियम को मिलाकर हम एक उसको नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। यानी अगर फ्री स्पेस है तो इसका मतलब वहां पर एयर हो सकता है या फिर हो सकता है एयर भी ना हो। ओके, यानी कोई भी अगर मीडियम नहीं है इट मीन्स वैक्यूम है, या फिर वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम होगा तो सिर्फ क्या हो सकता है? एयर। तो ऐसे कंडीशंस में एयर या वैक्यूम के कंडीशन में हम लोग उसे क्या मानते हैं? फ्री स्पेस। और लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब चूंकि क्लियर बात है कि लाइट की स्पीड अगर फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होती है तो अदर ऑप्टिकल मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी फ्री स्पेस के कंपेयर में। हाँ, तो सबसे पहले तीसरे प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? चलिए तीसरे प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, है ना। इसे आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है ना। और हम लोग रिमार्क में यहां पर एक बात ध्यान देंगे कि इसे किसी मीडियम की जरूरत तो नहीं है, बट अगर कोई ऑप्टिकल मीडियम हुआ तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। और जब भी मैं फ्री स्पेस का नाम लूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर मीडियम के तौर पर सिर्फ कौन हो सकता है? एयर, या तो फिर एयर भी नहीं होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए वैक्यूम। तो लाइट इन फ्री स्पेस यानी एयर या वैक्यूम इज मैक्सिमम। और वो लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी है फ्री स्पेस में? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जनरली हम लोग किसी चीज की रफ्तार मापते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग उसे किलोमीटर पर आवर में मापते हैं, किलोमीटर पर आवर में मापते हैं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे अदर यूनिट में तो ये आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या गजब की रफ्तार है ना लाइट के पास में। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है फ्री स्पेस में लाइट। अब जरा सोचो कि हमारे अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। यानी लाइट जस्ट 1.3 सेकेंड में अर्थ से कहां पहुंच जाएगा? चांद पे। क्या गजब की रफ्तार है ना। और ये रफ्तार फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होती है और हम इसे डिनोट करते हैं सी से। किसे डिनोट करते हैं? सी से। लाइट की रफ्तार अगर कभी भी हम लोग फ्री स्पेस में इस्तेमाल करें
तो लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे। चौथा प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऊपर में, आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। तो लाइट का हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गेट चेंज्ड, है ना। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंज्ड इफ इट चेंजेस इट्स मीडियम। अगर लाइट अपने मीडियम को चेंज करे तो इसके रफ्तार में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अब वो रफ्तार चेंज होगा तो वो रफ्तार घटेगी या बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हम लोग आगे बातें करेंगे। बस फिलहाल के लिए लाइट की एक प्रॉपर्टी में आपको ये भी जानना है कि अगर लाइट अपने एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में अगर एंटर करे, मान लेते हैं कि लाइट को अगर मैं यहाँ से जलाऊं और वो लाइट अगर जाकर पानी में इन करे किसी स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में पानी के सरफेस से पहले वो एयर में ट्रेवल कर रहा था, अब वो अचानक किस में चला गया, वाटर में, तो मीडियम क्या हो गया, चेंज। ऐसे कंडीशन में लाइट कभी भी अगर अपने मीडियम को चेंज करेगा तो उसकी रफ्तार में भी चेंजेस आएगी। ठीक है, अब वो रफ्तार घटेगी या बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप इसे उतार लीजिए, है ना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। चलिए, तो हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आपने कभी न कभी अपने घरों में, अपने क्लासरूम में बैठे हुए, कभी अपने वॉच से, कभी किसी मिरर से जरूर लाइट रे को आपने रिफ्लेक्ट करवाया होगा घरों में, है ना। कभी दीवार पर, इधर उधर, हम लोग एक दूसरे की आंखों पर भी लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं। वास्तव में रिफ्लेक्शन है क्या, इस बात को समझिए कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी सोर्स से लाइट आ रही है, किसी सोर्स से क्या हो रही है, लाइट आ रही है। पहले एक लाइट के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं कि मान लेते हैं कि किसी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वो किस किस तरह की हो सकती है ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है और वहां से बिल्कुल एक फाइन लाइट निकले, एकदम इतना पतला सा लाइट, ठीक है, जैसे हमारा एकदम हेयर हो, एकदम पतली सी लाइट। तो ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या होता है, रे ऑफ लाइट। वास्तव में प्रैक्टिकल तौर पर जनरली कोई ऐसा सोर्स मिलता नहीं जहां से हम रे ऑफ लाइट हमें मिले। तो पहला तो ये चीज हो सकता है कि कहीं से क्या निकले, रे ऑफ लाइट। दूसरा, अगर लाइट ऐसा हो कि उसमें कुछ रेज निकल रहे हो एक साथ में, एकदम पतली सी लाइट हो, जैसे आपकी लेजर लाइट में लाइट निकलती है। लेजर लाइट में जो लाइट निकलती है वो कहीं पर पड़ती है तो किसी डॉट के जैसा पड़ती है, एकदम हमारे हेयर के जैसी पतली सी रे तो नहीं होती, है ना। तो ऐसा अगर थोड़ा बहुत अगर पतला, अगर कुछ ग्रुप्स रहे अगर रेज का, तो हम लोग इसे बोलते हैं पेंसिल ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट। और अगर किसी लाइट सोर्स से अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर लाइट निकल रहा है, जैसे कि हम लोग अपने कार का हेडलाइट जलाएं या जैसे हम लोग टॉर्च जलाएं, तो उसमें बहुत सारी लाइट रेज एक साथ निकलती है, तो हम लोग इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब चूंकि रियल लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं तो उसके ऊपर लाइट सोर्स क्या होता है। जैसे हम अपने घर में ट्यूबलाइट जलाते हैं रात को, तो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, तो एक ट्यूबलाइट से एक अकेला रे तो नहीं निकलता ना, उसमें पूरा बीम ऑफ लाइट निकलता है। बट हमें क्या करना होता है,
लाइट को समझने के लिए, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, वो सारे फेनोमेना को समझने के लिए हम वो सारे बीम में से किसी एक रे को पकड़ लेते हैं और लाइट के बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जो एक तरफ से बिल्कुल हाईली पॉलिश्ड है। आप चाहो तो इसको एक मिरर के तौर पे मान के चलो, है ना, कि हमारे पास क्या है, एक मिरर। तो उसका ये जो सरफेस है ये बिल्कुल हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड मतलब एकदम चमकदार, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, एक मिरर के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, एक मिरर की जैसा बिहेव करेगा। तो आइए रिफ्लेक्शन को समझते हैं। मान लीजिए कि किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, तो लाइट एक्चुअली ढेर सारी आती है, बट हमने उसमें से सिर्फ एक रे को पकड़ लिया और माना कि ये वही रे ऑफ लाइट है। ठीक है, तो जब किसी भी लाइट सोर्स से जब कोई रे ऑफ लाइट आती है तो हम लोग इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब सवाल ये है कि लाइट जैसे ही यहां पर स्ट्राइक करेगी तो जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी लाइट यहीं पर इंसिडेंट कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा, लाइट इस मिरर को छेद करके पार कर जाएगी पेनिट्रेट करके, या फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो लाइट मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर लाइट रिफ्लेक्ट तो करेगी, बट ये कैसे पता चलेगा कि लाइट को इधर रिफ्लेक्ट कराना है या इधर रिफ्लेक्ट कराना है या इधर रिफ्लेक्ट कराना है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हम वहां पे ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ठीक है, लाइट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उसी पॉइंट से उस सरफेस पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो आप देखेंगे कि लाइट जो इंसिडेंट कर रही थी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहां पर एक एंगल फॉर्म हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करती है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब आप नॉर्मल बनाते हैं, तो ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हुआ है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनाकर आई है उतनी ही एंगल बनाकर ये वापस इधर लौट जाएगी। यानी नॉर्मल के साथ में फिर से उतना ही एंगल बनेगा और उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल आर, और उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट किया है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल आर बना है, इस आर एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और जब भी किसी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो हमारा हमेशा याद रखिएगा कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हालांकि मैंने उसका पहले ही इस्तेमाल कर लिया है चीज़ों को समझाने के लिए, बट अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे जिसमें ये सब बातें फिर से करेंगे। तो वास्तव में रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कोई भी लाइट रे या लाइट बीम आकर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। या फिर ये कह सकते हैं
कि when a light ray or beam strikes on a highly polished smooth surface, then it returns back to the same medium. It returns back to the same medium, and this phenomenon is called reflection of light. ओके, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सब फिगर सुधार सकते हो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं. ओके, चलिए. अब हमारा टॉपिक है जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. इसे जल्दी से नोट करिए. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा बात यह होता है, हमें आप देखेंगे कि हमारे देश में लॉज क्यों बनते हैं. जब हम किसी काम को अपने मनमाने तरीके से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो एक नियम बना दिया जाता है कि नहीं, आपको इस नियम का पालन करना है. अब आप सोचो कि रोड पर हम लोग एक साथ चल रहे हैं, अगर सारी गाड़ियां अपने मनमाने तरीके से चले, कोई बोलेगा नहीं मैं लेफ्ट में चलूंगा, कोई बोलेगा मैं राइट में चलूंगा, कोई बोलेगा नहीं ऐसे मैं क्रॉस करके चलूंगा, सोचो कि पूरे रोड पे पूरा भगदड़ मच जाएगा, है ना. तो क्या बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि हमें लेफ्ट की ओर गाड़ी चलानी है, ठीक है. पैदल जो भी वॉक करते हैं उन्हें राइट की ओर चलना है. हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए गए हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो. तो नियम तभी बनाए जाते हैं, और नियम बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सारे लोग उस नियम को फॉलो करते हुए काम करते हैं और सारा काम बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है. तो सवाल ये है कि आखिर रिफ्लेक्शन के लॉज क्यों दिए गए. लोग ऐसी कौन सी गड़बड़ियां कर रहे थे रिफ्लेक्शन कराने के दौरान में जिसके चलते ये लॉज दिए गए हैं. जरा सोचो कि रिफ्लेक्शन के डिफिनेशन में बता दिया गया कि अगर कोई भी लाइट रे किसी सोर्स से अगर आ रही है और वो आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर टकराती है तो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, वापस उसी मीडियम में लौट जाती है. बोला बहुत अच्छी बात है. तो अगर उसी मीडियम में लौटने की ही अगर बात है तो क्यों ना मैं लाइट को इधर लौटा दूं, क्यों ना मैं लाइट को इधर लौटा दूं, क्यों ना मैं लाइट को इधर लौटा दूं. बोला ये भी तो सब उसी मीडियम में वापस लौटा है ना. तो हमने कहा कि ये तो फिर प्रॉब्लम है. अगर एक इंसिडेंट रे के लिए हर एक आदमी कोई रिफ्लेक्शन इधर करवा रहा है, कोई उधर करवा रहा है, कोई अलग डायरेक्शन में करवा रहा है, तो हमने सोचा, और सबका एक ही तर्क है कि आपने तो कहा था ना कि लाइट इंसिडेंट करेगी किसी हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो वो उसी मीडियम में लौट जाएगी. तो सबने तो उसी मीडियम में लौटा है. अब आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. तो हमने क्या बनाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले क्या बना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन आप अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, आपको कुछ लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा. तो हमने बनाया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि भैया कभी भी कोई लाइट अगर इंसिडेंट करेगी, कभी भी अगर कोई लाइट अगर इंसिडेंट करेगी और वो किसी भी हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस या किसी मिरर से टकराएगी तो वो वापस लौटेगी. ये बात तो सही है उसी मीडियम में, लेकिन वापस लौटाने से पहले आपको एक नियम का पालन करना पड़ेगा. और वो नियम क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए. तो लोगों ने कहा कि फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पहले वो तो बताओ. तो मैंने कहा कि जो लाइट यहाँ पर आया, इंसिडेंट किया, तो उसने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ही इंसिडेंट किया होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. तो हम लोग उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल. और जैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो नॉर्मल कैसा होना चाहिए, इस मिरर पे परपेंडिकुलर, इस मिरर पे परपेंडिकुलर. तो जैसे ही आप इंसिडेंट रे आपका यहाँ पर आता है और वहां से हम लोग नॉर्मल बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो एक एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब चूंकि आपको लाइट को उसी मीडियम में वापस लौटना है, तो ये लाइट जब वापस लौटेगा तो जितना एंगल ये बनाकर आया है नॉर्मल के साथ में, बिल्कुल उतना ही एंगल बनाकर लौटेगा, ना कि कोई इधर अलग अलग एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते. इज इट क्लियर? तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोई नियम बनते हैं तो किसी न किसी कारण से बनते हैं. लोग यही सब गलतियां करते रहते हैं
कि अगर उसी मीडियम में लाइट को लौटना है तो क्यों ना मैं थोड़ा इधर लौटा लूँ, थोड़ा इधर लौटा लूँ, कुछ इधर लौटा लूँ। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर लोगों ने एक दूसरा सवाल किया, बोले सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करें और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करवाएं, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो एंगल आई आर के बराबर तो पीछे हो ही जाएगा। और कई बार मिरर से जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हम लोग रेज को पीछे मिलाते भी हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक और गलती शुरू हो गई। तो फिर हमने बनाया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बनाया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये कहा गया, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये कहा गया कि आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किसी भी मिरर पर एक ही पॉइंट पर लाई करना चाहिए, मिरर के एक ही साइड लाई करना चाहिए और एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, है ना? तो फिर ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि लाइट को हम यहाँ इंसिडेंट करा के, यहाँ नॉर्मल बना के और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करवाएं और यहाँ आई और आर दिखाएं। ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर हम लोग दोनों नियमों का पालन करते हैं। फर्स्ट नियम का पालन क्या करते हैं कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होना चाहिए, और दूसरे नियम का पालन क्या करते हैं कि हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करना चाहिए, मिरर के एक ही तरफ लाई करना चाहिए और एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी ने रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से समझा है। अगर फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आइए हम लोग कुछ छोटे मोटे सवालों पर चर्चा कर लें ताकि रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा और हम लोग क्लियर हो जाएं। ओके, चलिए पहले सवाल हम लोग छोटे लेवल का करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक मिरर है और यहां पे एक लाइट इंसिडेंट करती है और यहां पर हम लोग बनाते हैं एक नॉर्मल। हमने बनाया एक नॉर्मल, और नॉर्मल बनाते ही यहां पर एंगल आई बना 30 डिग्री। एंगल आई कितना बन गया? 30 डिग्री। तो किसी ने पूछ लिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल आर का। सिंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर का। तो देयरफॉर हमारा एंगल आर भी किसके बराबर होना चाहिए? 30 डिग्री के बराबर, है ना? ये सब तो एकदम बच्चों वाला सवाल है। अब हम लोग कुछ और भी सवाल करके देखें। मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर, हमारे पास क्या है? एक मिरर, और एक लाइट यहां पर इंसिडेंट करती है और वो मिरर के साथ एंगल बनाती है, मान लो 40 डिग्री। मिरर के साथ एंगल कितना बनाती है? 40 डिग्री। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर तो एंगल 40 डिग्री दिखे गया तो हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ही क्या बोल देते हैं? 40 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब डिफाइन होता है? जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ना कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल। तो कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये सब गलतियां करते हैं, बट आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस तय हम लोग कैसे करते हैं? दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, क्या ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है? नहीं। दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर। नॉर्मल तो जब हमने बनाया तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा सोचो कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये पूरा जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं मिरर पर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और उसमें से ये एंगल 40 डिग्री है तो ये कितना बचा? 50 डिग्री। तो एंगल आई हमारा कितना होगा? 50 डिग्री होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। देयरफॉर हमारा एंगल आर भी कितना होना चाहिए? 50 डिग्री, है ना? जब ऑप्शन एग्जामिनेशन में मिलता है ना तो वहां पर ऑप्शन में एक ऑप्शन 40 डिग्री भी होता है ताकि स्टूडेंट्स गलती करें।
बट आप स्मार्ट हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन का कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन पर और भी आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है मिरर्स के बारे में। मिरर्स से जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं उसमें हम लोग सारे जगहों पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा कह सकते हो कि जो हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे वो इसी का एक तरह का एप्लीकेशन है। रिफ्लेक्शन का क्या एक तरह का एप्लीकेशन है जो हम लोग मिरर में अप्लाई करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। हम लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को 5 अलग अलग पार्ट में बनाऊं। जैसे इस वीडियो में मैंने आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता दिया, जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा। जैसे मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मिरर कैसे कैसे इमेज बनाते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशंस क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग एक पूरा वीडियो मिरर पे पढ़ेंगे, तो हम लोग का रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, फिर लेंसेज के बारे में, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स होगा जिसे मैं एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो टोटल वीडियो आपके बनेंगे 5 वीडियो बनेंगे। तो 5 वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो मैं जब थंबनेल बनाऊंगा अपने वीडियो में तो उसमें मैं लिख दूंगा कि ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हमारा ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 वीडियो होगा, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा वीडियो परसों। ओके, तो परसों आप पार्ट 2 वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप सभी जानते ही हैं, नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो, मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा वीडियो में, ठीक है, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम देने में सुविधा हो और आपका नॉलेज थोड़ा सा और क्लियर हो। ओके, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।